हेलो एवरीवन, क्या हाल है। देखिए, पिछली क्लास में हमने ख़त्म किया है मेजोमेरिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि किस तरीके से मेरे पास प्लस एम ग्रुप होता है एंड माइनस एम ग्रुप होता है। ठीक, लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो जो लास्ट टॉपिक था हमारा रेजोनेंट इफ़ेक्ट का, रेजोनेटिंग इफ़ेक्ट का, हमने दो तरीके से पढ़ा। एक तो रेजोनेंस करके पढ़ा, ठीक, फिर उसी का एक दूसरा भाई जिसका नाम था मेजोमेरिक इफ़ेक्ट। एंड मेजोमेरिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे इफ़ेक्ट इंपॉर्टेंट है किसी इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कि कार्बोकैटायन हुआ, कार्बेनायन हो गया, ठीक है, फ्री रेडिकल हो गए। तो इन सारे इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम इन सारे इफ़ेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक, और जो लोग लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं उन्हें पता ही है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं ना, एंड कहाँ कहाँ पे हम इन सब टॉपिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज मैं एक बात आपको और बता दूं, जिस लेवल पे हमने पढ़ा है, जिस लेवल तक हम चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपका जेईई मेन तक का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई नहीं जाती है, लेकिन मैं जिस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ आपका बहुत ही एक अच्छा लेवल है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 11th-12th का तो आपका कंप्लीट पोर्शन कवर होता ही है और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी होता है। प्योरली कॉम्पिटिटिव को टारगेटेड नहीं है, लेकिन कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप वहाँ से कर सकते हो। मतलब आप इतने कैपेबल हो जाओगे ना कि कोई नीट की बुक या फिर जेईई मेन की बुक अगर आप उठाकर सॉल्व करो रैंडमली, तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक, अगर मैं लेवल छोटा रखता, केवल एनसीईआरटी के गाने गाता है ना, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत कम टॉपिक्स एनसीईआरटी में गिवन होते हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस पीछे हैं वो अलग अलग टॉपिक से दिए जाते हैं, सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के थ्योरी में कवर नहीं है ना, लेकिन क्वेश्चन में वो मुंह फाड़ के कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग जैसे जैसे चीज़ों को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट भी बन रहा है, और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स करने से, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स करने से अलग अलग सिनारियों में किस तरीके से हमें डील करना है क्वेश्चंस को, वो भी आपके सामने आपको चीज़ों को समझ में, है ना, क्वेश्चन को समझने में हेल्प मिलती है ना, इन सारे क्वेश्चन से। तो आप रैंडम कोई भी बुक उठाते हो कॉम्पिटेटिव वाली, तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना ये समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको ये समझ में आएगा। ठीक, तो ये जो आप लोग काफ़ी देर से पीछे देख रहे होंगे, है ना, कि पीछे क्या लिखा हुआ है, तो पीछे वैसे ही रैंडम चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो आज का, है ना, आज का जो टॉपिक है। मतलब कि हम पिछली क्लास में मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, और मेजोमेरिक को ही हम लोग थोड़ा सा और अभी डिटेल में करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, ये सारी बातें और भी बात करते हैं हम। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे समय जब लगता है तब अच्छे से खुल के चीज़ें आती है ना, मूड बनने में समय लगता है ना, आपको पता है मूड बनने में समय लगता है। तो ज़रा देखें आप, देखिए ये कोई गाना नहीं है, मतलब ये कोई सॉन्ग की वीडियोस तो है नहीं, या फिर कोई, है ना, कोई फ़नी वीडियो। हालांकि फ़न तो होता ही है क्लास में, मतलब उस टाइप की वीडियो नहीं है कि आप 1-2 सेकंड देखें फिर आपको लगा कि ये बेकार है तो आप निकल गए आगे, है ना। तो 1-2 सेकंड से नहीं काम चलेगा। जो है ना, दरअसल क्या है कि सारे लेक्चर्स लिंक्ड है ना, बेसिकली पढ़ाई लिखाई का आपको चक्कर पता ही है। और बेसिकली इस ऑर्गेनिक वाले पार्ट में तो और भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी टॉपिक्स है वो पीछे से लिंक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कहानी है जो हमने पढ़ ली है। ठीक, फिर यहाँ से अगर आप नए आदमी हो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी, लेकिन पीछे मेजोमेरिक वाला पार्ट देख लें। अगर आपको केवल मेजोमेरिक वाला ही पढ़ना है तो पिछली 2 क्लासेस में हमने मेजोमेरिक इफेक्ट डिटेल से कर रखा है, तो उसको देख ले, फिर आज का समझ में आएगा। तो सारे क्लास लिंक्ड चल रहे हैं ना, ये तो आपको समझ में आता है। ठीक, तो मैंने ये बोला कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, एक अच्छे लेवल पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कॉम्पिटेटिव वाले भी बातें समझ में आएंगी। एनसीईआरटी की आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की हेडिंग लिखकर। ठीक है, ये बात भी आपको पता है, कई बार मैंने वीडियोस में बोला है ना, पिछले वीडियोस में बोल रखा है ये सब चीज़ें। तो देखिए, आज हम एक टॉपिक और ख़त्म करते हैं जिससे कि आपको और भी एक अच्छा आइडिया लगेगा। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि अगर प्लस एम ग्रुप हो, माइनस एम ग्रुप हो, कौन से ग्रुप प्लस एम करेंगे जिनके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, माइनस एम कौन से करेंगे। ठीक, तो मेजोमेरिक इफेक्ट का जो स्पेसिफिक फंडा है, जो एप्लीकेशन है, जो अपने सिलेबस में यूज़ होगा, वो एक एरोमेटिक रिंग पे अगर प्लस एम या माइनस एम ग्रुप लगा होता है। बेसिकली जब एरोमेटिक रिंग होती है तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मतलब कि अपने सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा, और बेंजीन रिंग से अगर कोई प्लस एम ग्रुप या फिर माइनस एम ग्रुप लगा होता है तब किस तरीके से वहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट से क्या क्या फ़ायदे हैं, इस टाइप की चीज़ें हमें पढ़नी रहती है। ठीक है, दरअसल थोड़ा सा गला ख़राब है ना, तो थोड़ा सा बोलने में हो सकता है कि मैं ज़्यादा तेज़ ना बोल पा रहा हूँ, लेकिन माइक की वजह से आवाज़ नॉर्मल आती है। ठीक, अब अगर आप लोग पढ़ रहे होगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि गाने बजा के पढ़ रहे हो, एक खाली कमरे में आदमी पढ़ता है ना, जहाँ पर शोर वगैरह ना हो रहा हो, बाकायदा हेडफोन लगा होगा के। ठीक है, तो मैं इतना तो बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएगी कि क्या मैं बोल रहा हूँ, और इतना तो लाउड होगा ही। ठीक है, तो उसके पीछे आप परेशान ना हो। थोड़ा सा एनर्जी कम लग सकती है क्योंकि है ना, थोड़ा सा गला सही नहीं है ना, थोड़ा सा एनर्जी कम लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे फिर आपको एनर्जी महसूस होगी, है ना, एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि आपको पता है कि खाली कमरे में ना सामने कोई बैठा है तो उससे बात करना आसान है ना। सामने कोई बैठा है तो हूँ हाँ तो कुछ करता है ना, उसके एक्सप्रेशंस देख के पता चलता है ना कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरीके से खाली कमरा अगर हो, सामने बैठा है तो ठीक है, लेकिन अगर खाली कमरा है तो सामने वाला कोई है ही नहीं, तो इस केस में ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। मतलब हर चीज़ मुझे अपने ऊपर लेनी पड़ती है, मतलब पढ़ा भी मैं ही रहा हूँ, आपकी तरफ से समझ भी मैं ही रहा हूँ या हाँ मैं ही करूँगा। ठीक, तो ऐसे केस में ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए, तो मैंने बोला पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि अगर बेंजीन रिंग से कोई अगर प्लस एम ग्रुप लगा होता है तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराता है, एंड बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है ना। ऑर्थो और पैरा स्पेसिफिक पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ये हमने पिछली क्लास में देखा। ठीक है, एंड जब एरोमेटिक रिंग से कोई माइनस एम ग्रुप लगा होता है तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लाता है, तब ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे ही होता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन से हमारे पास डायरेक्ट फर्स्ट वाले ग्रुप से कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर रखी है, तो थोड़ा सा हम इसको और डिटेल से पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से केवल ऑर्थो और पैरा पर ही मेजोमेरिक इफेक्ट काम करता है, लेकिन मेटा पे नहीं लगता है। तो थोड़ा सा इसमें हम और बात कर लें, फिर हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि हम स्टेबिलिटी ऑफ आरएस कैसे चेक करें। इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ना, पूरे रेजोनेंस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि अगर मुझे आरएस गिवन है तो किस आरएस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अपने 11th टाइप के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बनते हैं, व्हाट इज़ रेजोनेंस, या फिर कंडीशंस क्या क्या होंगी, या फिर कुछ एग्जांपल्स। अगर एक आरएस दिया है तो उसके कितने हम आरएस बना पाएंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट आरएस हम कैसे बना पा रहे हैं या फिर बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, क्या कोई स्ट्रक्चर आरएस होगी या फिर नहीं होगी। तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने खूब भर भर के लिखा है और भर भर के पढ़ रखा है। ठीक, लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन कैसा आएगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, उनमें से स्टेबल कौन होगा। दिए हुए स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं, ये भी अपने आप को पता होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो कोई भी रैंडम बंदा अगर देखे तो उसको तकलीफ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है ना पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के तो पढ़ाऊँगा ना कि आप पिछला लेक्चर देख के आए हो, आपको पहले से कुछ आता है। ठीक है, चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं और देखें, मैं उसी बात को थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट है ना वो ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है ना, ऑर्थो और पैरा पे उसका इफेक्ट दिखता है। हालांकि मेटा पर भी लग रहा होता है, लेकिन उसका हमें फ़ायदा नहीं होता है। किस तरीके से फ़ायदा नहीं है उसी को हम समझ रहे हैं। ठीक है जी, आ जाओ। तो एक बात हमने तो ये समझ ली है कि कोई भी इफेक्ट है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट हो, रेजोनेंस हो, या फिर जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई कार्बोकेटायन कार्बन है ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर नहीं होगा, है ना। अब ज़रा देखो, जैसे कि मेरे पास है एक कार्बोकेटायन था, है ना, बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, बेसिकली इस तरीके से आप जरा देखो, है ना, तो ऐसा कांड हमने बहुत कर रखा है, क्यों, NH2 2 लोन पेयर। तो एक NH2 ग्रुप लगा है जो कि पैरा पे लगा हुआ है। हाँ जी, दूसरा केस एक और कार्बोकेटायन ऐसा ही। ठीक है जी, तो डबल सिंगल डबल OCH3 लोन पेयर। ठीक है, मैंने एक बार मेटा पे लगा दिया। ठीक, अब जरा आप चेक करना, देखिए कांड क्या हुआ। मैंने बोला कि अगर इस तरीके से दो बेंजाइल कार्बोकेटायन थे, है ना, एक बार पैरा पे NH2 ग्रुप लगाए, मतलब कि NH2 ग्रुप का मीन्स ये एक प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है,
प्लस एम ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करवाता है। हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक OCH3 लगा हुआ है, ये भी प्लस एम ग्रुप है। क्यों प्लस एम है, लोन पेयर है इसके पास, बता रखा है पिछली क्लासेस में। प्लस एम को प्लस आर भी बोलते हैं क्या सर, हाँ प्लस एम को प्लस आर भी बोलते हैं, पिछली क्लास में बताया था। ठीक इस तरीके से। अब आप ज़रा देखें क्या होता है ना, बेसिकली इस प्लस एम का अगर इस कार्बोकैटायन को फ़ायदा मिल गया तो इस मेजमेरिक इफेक्ट का हम बेनिफिट ले पाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और आपको पता है ना कि जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन है, या फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है। तो ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। क्यों, तो आप देखो ज़रा CH2 प्लस, हाँ जी, यहाँ पर हो जाएगा सर NH2, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो निगेटिव चार्ज। क्यों, एंड देखिए आप ये बॉन्ड पहले से था, आगे फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्यों निगेटिव चार्ज ऐसे। हाँ जी, तो जरा आप देखें CH2 प्लस ये चीज़, तो सर यहाँ पे पाई बॉन्ड एंड ये अपना पाई बॉन्ड तो ही सही, पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज। ठीक है ऐसे। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज इस कार्बोकैटायन को मिल सकता है, ये निगेटिव चार्ज इस कार्बोकैटायन को मिल जाएगा। तो जब मिल जाएगा सर तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। ठीक, एंड आप देखो ज़रा ऐसे। देखिए यहाँ से दो बातें हैं। ठीक, एक तो ये निगेटिव चार्ज इस कार्बोकैटायन को भी मिल सकता है, ठीक है इस तरफ दिख रहा है, और दूसरा केस मैं बताता हूँ आपको। ठीक, दूसरा केस ये निगेटिव चार्ज इस एरोमेटिक रिंग का भी केस है ना। तो पहले मैं यही देख लेता हूँ, आप देखो ज़रा ऐसे NH2। ठीक, और क्या होता कि जब निगेटिव चार्ज इस तरीके से क्लॉकवाइज टहल रहा होता, मीन्स ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती, ठीक है, तो अपना रेजोनेंस कंप्लीट होता, जो कि हमने बेंजाइल कार्बोकैटायन में पढ़ा था। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये देखो ज़रा आप, इट मीन्स अगर मेरे पास पैरा पे कोई प्लस एम ग्रुप लगा है तो उसका जो ये लोन पेयर है ना, डायरेक्ट इस फर्स्ट वाले ग्रुप को मिल जाता है। ठीक है, कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो देखो जो पैरा वाला पोजीशन है, पैरा वाला देखिए, पैरा वाला तो पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक, तो पैरा पोजीशन ना फर्स्ट वाले ग्रुप के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में। इसका मतलब सर क्या है, देखिए पैरा से स्टार्ट करें हम, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक, मतलब कि जो पैरा पोजीशन है वो नंबर जो फर्स्ट ग्रुप का नंबर है ना, अगर मैं इसे 1 कार्बन नंबर दे दूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है ऐसे, तो जो पैरा पोजीशन है ये फर्स्ट वाले के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, इस वजह से इस प्लस एम का फ़ायदा इस कार्बोकैटायन को मिल जाएगा, है ना। प्लस एम का फ़ायदा मीन्स जो NH2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई कराएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस फर्स्ट वाले ग्रुप को मिल जाता है। ठीक है, कैसे मिला आपने देखा ये चीज़। ठीक, दूसरा मैं आपको जो बता रहा था, बेंजीन रिंग में जो रेजोनेंस हो रही है वो तो होगी ही नहीं, वो तो होगी, देखो आप निगेटिव सिग्मा पाई, तो इधर एक बार बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वो तो चलेगा। ठीक है, वो जो हमने पढ़ रखा है ये चीज़। लेकिन अगर यही एम ग्रुप पैरा पे ना लग कर मेटा पे लग जाए तब क्या फ़ायदा होता है, तब क्या इसका लोन पेयर इस कार्बोकैटायन को मिलता है, यही चेक करना है। ठीक, तो आप देखो ज़रा इस तरीके से आएगा, क्यों ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। तो आप ज़रा देखिए CH2 प्लस, है ना, निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव, एक लोन पेयर। हाँ जी, पाई। ठीक, अब देखो आप जब ये इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा। ठीक, तब यहाँ से इसका एक और RS बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखो पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज, ठीक है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड O पे प्लस, लोन पेयर रहेगा सही CH3। ठीक है, ये चीज़। हाँ जी, और RS बन सकती है इसकी, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं तभी मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है ऐसे, तो इस तरीके से आप देखो ज़रा CH2 प्लस, हाँ जी, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ देखो निगेटिव चार्ज,
क्यों पाई, फिर देखो आप डबल बॉन्ड O पे प्लस लोन पेयर CH3, ठीक है वही चीज़। अब जो सिंपल सा अपना चल रहा था ये पैटर्न चलता ही रहेगा, ठीक है। फिर से इधर आएगा, ये टूट जाएगा, ठीक। जो बताना चाह रहा हूँ वो आप देखो, अगर इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता है तभी कार्बोकेटायन को फ़ायदा होता है। तो पैरा पोजीशन पे रखते हुए फर्स्ट वाले जो कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन जो बेंजीन रिंग का है उसमें निगेटिव चार्ज आता है तो इस कार्बोकेटायन को फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अगर यही M ग्रुप मेटा पे लगा हो तो मेटा वाली पोजीशन फर्स्ट वाले ग्रुप के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। आप देख लो पाई सिग्मा सिग्मा प्लस, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया सर, पाई सिग्मा सिग्मा हो गया, सिग्मा के बाद पाई आना चाहिए था, ठीक है। तो पाई सिग्मा सिग्मा प्लस, ठीक। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है सर कि आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई ग्रुप प्लस M हो या फिर माइनस M हो, अगर वो मेटा वाली पोजीशन पर लगता है ना तो मेजोमेरिक इफेक्ट का फ़ायदा नहीं हो पाता है, ठीक है। फ़ायदा का मतलब प्लस M क्या चाहता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़वाना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के, ठीक। तो अगर ये ग्रुप पैरा के साथ लगा होगा तो इस प्लस M ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बोकेटायन को मिल जाता है, ठीक। लेकिन यही मेटा पे लगा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बोकेटायन को नहीं मिल पाता है क्योंकि इस फर्स्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया नहीं। ये देखो बाईपास हो गया नेगेटिव चार्ज, है ना, इस तरीके से निकल आ गया, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों पे लग रहा है। लेकिन अगर पैरा पे या फिर ऑर्थो पे ग्रुप लगे हों तो मेजोमेरिक इफेक्ट का इस इंटरमीडिएट को फ़ायदा होता है, कार्बोकेटायन हो या फिर कार्बन आएगा, सही है। लेकिन अगर मेटा वाली पोजीशन पर ग्रुप लगा हो तो मेजोमेरिक इफेक्ट तो हो रहा है। मेजोमेरिक इफेक्ट होने का मतलब क्या है सर, प्लस M ग्रुप है तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन तो सप्लाई करा रहा है, ठीक। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराने का इस कार्बोकेटायन पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं, तो हम जनरली ये बोल देते हैं कि मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पे मेजोमेरिक इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो काफ़ी गहरी बात है ना। क्या गहरी बात है, जनरली हम ये बोल देते हैं ना कि ऑर्थो और पैरा पे मेजोमेरिक इफेक्ट लगता है, ऑर्थो और पैरा पे लगता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। हम बोलते हैं कि मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है ना, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करवा रहा है, लेकिन इस मेजोमेरिक इफेक्ट का अपने इंटरमीडिएट को कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मेटा वाली पोजीशन इस कार्बोकेटायन या फिर कार्बन आयन के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। तो जनरली हम क्या बोलते थे कि सर मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है ना। लेकिन हमें पता है एक्चुअल बात कि मेटा पे या फिर कोई भी पोजीशन हो मेजोमेरिक इफेक्ट तो लग रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, सामने वाला फ़ायदा उठा पा रहा है कि नहीं। तो अगर पैरा पे या फिर ऑर्थो पे M इफेक्ट लगे तो इस इंटरमीडिएट को ना फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि पैरा और ऑर्थो की पोजीशन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। ऑर्थो की देख लो पाई सिग्मा प्लस, है ना। लेकिन मेटा वाली पोजीशन इस फर्स्ट वाले ग्रुप के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इस मेजोमेरिक इफेक्ट का अपने इंटरमीडिएट को कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, है ना। तो जनरली हम क्या बोल देते हैं कि मेटा पे M इफेक्ट नहीं लग रहा है, ऑर्थो और पैरा पे M इफेक्ट लगता है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। तो सर आपने ये बोला कि अगर ऑर्थो या पैरा पे हो ना तो मेजोमेरिक इफेक्ट का उस इंटरमीडिएट को फ़ायदा होता है, मतलब यहाँ पे बेनिफिट है, यहाँ पे फ़ायदा हुआ, है ना। लेकिन किस बात का फ़ायदा हुआ, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो प्लस M ग्रुप क्या करता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना। लेकिन यही मेटा पे लग जाए तो नहीं कर पाएगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा नहीं पाएगा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। दिख रहा है हर ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बेंजीन रिंग से कोई प्लस M ग्रुप लगे तो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़वाता है। दिख रहा है ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़वा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मेटा की पोजीशन पे लगे तो वो इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को नहीं बढ़वा पाता है, क्योंकि मेटा वाले पोजीशन इस फर्स्ट वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3, तो मेटा की पोजीशन इस फर्स्ट वाले के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन नहीं है। जब कॉन्जुगेशन नहीं है इस वजह से जो अपना ये निगेटिव चार्ज है वो इसको बाईपास कर जाता है एंड इस तरीके से बेंजीन में जो रेजोनेंस हो रही थी वो होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। चलिए, है ना, मैं अभी आपके लिए एक बार फिर से बता दूंगा। दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की बातें हैं, है ना, जो कि मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अगर आप देखें, अगर यहीं पे कोई निगेटिव चार्ज होता, ठीक है, निगेटिव चार्ज होता,
अब देखो, एक जैसे गरीब बच्चा है ना, गरीब कहने का मतलब जिसने चीज़ें नहीं पढ़ी है तो उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। NO2 के स्ट्रक्चर में कई बार चार्ज सेपरेशन दिखा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो NO2 ग्रुप कैसा है? NO2 एक माइनस M ग्रुप है, माइनस M या फिर माइनस R बोलते हैं हम लोग, माइनस M है, जो कि इलेक्ट्रॉन खींच लाता है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है? जब इलेक्ट्रॉन खींच लाए। तो आपको दिख रहा है कि जब इसमें रेजोनेंस होगी, अब फिर से देखो आप, पैरा की पोजीशन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में, यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट का इस इंटरमीडिएट को फ़ायदा होगा, है ना। कैसे फ़ायदा हुआ? देखो आप, इधर आएगा, ऐसे टूट जाएगा, ठीक। तो आप देखो ज़रा, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज पाई, ठीक है, एंड इस अपने पोजीशन पे NO2, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट जरा आप देख लें, ऐसे। अब इधर टूटेगा तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड। अब हम ये पुरानी बातें कर रहे हैं जो आज तक, जो अभी हमने पढ़ रखी है। तो देखिए, अभी ये नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक। अब देखो ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देख रहे हैं निगेटिव सिग्मा पाई। तो इस निगेटिव, देखिए एक बात आपको जनरल पता होना चाहिए कि जब भी है ना बेंजीन में कार्बन आयन आएगा, तो हमने जब बेंजाइल कार्बोकेटायन पढ़ा था तो आपको पता है ना कि इसके 5 RS बनेंगे। मतलब एरोमेटिक रिंग में जो रेजोनेंस हो रही है वो तो होगा ही। जैसे कि यहाँ देखो आप, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर इधर, है ना, ऐसे में ब्रेक कर दिया, कहाँ गया, है ना, ब्रेकिंग हुई, फिर यहाँ पे आया, ठीक। अभी ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक। मतलब कि एरोमेटिक रिंग की वजह से जो रेजोनेंस बेंजीन में हो रही है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो तो होगी ही। तो आपको दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, तो बॉन्ड अभी जो है ये इधर आ जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई। NO2 ग्रुप की वजह से फ़ायदा हुआ या नहीं, हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि फिर नेगेटिव चार्ज जो है अपना इस बॉन्ड पे आता है, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो NO2 ने क्या किया, इस NO2 ने भाई साहब पाई, ठीक है। तो आप देखो इधर एक बॉन्ड बन जाएगा, क्यों सोचा था मैं, मुझे लग रहा है कि नीचे जगह नहीं है, इस वजह से ना सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, यानी ये O बॉन्ड बन गया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव तो है ही है ना, मैंने उसको वो लगा के कोऑर्डिनेट दिखाया हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है ये चीज़। तो आपको ये दिखा सर कि अगर फर्स्ट ग्रुप ये है एंड फोर्थ वाला ग्रुप पे अगर हम प्लस M लगा दें तो आपको दिख रहा है कि ये पैरा पोजीशन है। तो अगर पैरा पोजीशन पे -M ग्रुप लगा हुआ है तो ये फर्स्ट वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लाता है। देखिए ऐसे खींचा, फिर इधर आया। इसी को एक स्ट्रक्चर में हम ऐसे दिखा सकते थे, है ना, ऐसे। देखिए आप, इधर टूटा, फिर इधर टूटा। कैसे टूटा सर? देखो आप, इस तरीके से ब्रेक हुआ, फिर ऐसे ब्रेक हुआ, ठीक है। यही चीज़ आगे बढ़ी है RS के फॉर्म में। तो NO2 क्या किया, इस कार्बन आयन के इलेक्ट्रॉन को खींच लाया, है ना, ऐसे खींच लाया, दिख रहा है, देखिए माइनस चार्ज आ गया O पे, ठीक। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो फर्स्ट वाले ग्रुप के साथ NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे था, पैरा पे था, ठीक। तो अब मेरे ख्याल से आपको फ़ायदा आपको समझ में आता है। इतनी पूरी कहानी समझाने का मतलब बस इतना सा था कि कोई भी पोजीशन पे +M लगा हो या फिर -M लगा हो तो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है, मेजोमेरिक इफेक्ट होता है। लेकिन सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा पे M ग्रुप लगा हो तभी उस इंटरमीडिएट को फ़ायदा मिल पाता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा की पोजीशन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में होती हैं, ठीक है। ये चीज़ जैसे कि +M लगा होगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करवा देगा +M को, है ना, कार्बोकेटायन को, सही है। मतलब कि जो +M ग्रुप है इस कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करा के स्टेबिलिटी बढ़वा देता है, ठीक। लेकिन अगर कार्बन आयन लगाए तो एक -M ग्रुप होगा जो कि कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा, ठीक। तो अगर पैरा पे हो या फिर ऑर्थो पे, ऑर्थो का केस हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैरा पे है तो इस कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लाएगा, और खींच लाएगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से मेजोमेरिक इफेक्ट से ना इस इंटरमीडिएट की कार्बोकेटायन या फिर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक। लेकिन यही M ग्रुप अगर मेटा पे लगा होगा तो मेटा पे लगे होने से मेजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं अगर -M ग्रुप लगा होगा तो,
ठीक है। तो मेटा पे लगने से एम इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन मेटा पे लगने की वजह से फर्स्ट वाले ग्रुप को ना फ़ायदा नहीं होता है ना। उसको उससे अगर इलेक्ट्रॉन देने थे इंटरमीडिएट को तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मेटा वाली पोजीशन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, मैंने समझाया आपको। तो हम जनरली बोल देते हैं कि मेटा पे ग्रुप लगने की वजह से हमारे पास मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर मेटा पे ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर एम इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। बात समझ में आ गई? जनरली ये बोला जाता है क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। मुझे थोड़ा बहुत फील हो जाता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, तो उस तरीके से तो उससे वीडियो लंबी हो जाती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ठीक है, तभी मैं बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि आप पिछला रिवाइज करके आए हो, तब भी ऐसे बैठ के देख रहे हो वीडियो को कि सर पता नहीं कहना क्या चाहते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कहना क्या चाहते हैं कि मेटा वाले पे सर मेजोमेरिक इफेक्ट, आप कह रहे हो कि मेटा पे अगर एम इफेक्ट लग रहा है तो एम ग्रुप हो, प्लस एम हो या फिर माइनस एम हो, तो मेजोमेरिक इफेक्ट लगता है ना। लेकिन इस इंटरमीडिएट को फ़ायदा नहीं हो पाता है क्योंकि मेटा की पोजीशन अपने फर्स्ट वाले ग्रुप के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। तो चलो आपने ये बात बोल दी, अब सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इतना टाइम स्पेंड करने के बाद। तो मेरे ख्याल से अब ये बात आपको समझ में आ गई बिल्कुल डिटेल से कि किस तरीके से मेजोमेरिक इफेक्ट काम करता है एंड कब फ़ायदा होगा कब फ़ायदा नहीं होगा, ठीक। तो हम पढ़ रहे थे कि जब भी प्लस एम होगा तो माइनस आई होगा। तो आई इफेक्ट तो हर जगह लगता है ना। आई इफेक्ट हर जगह लगता है, उसका पोजीशन से वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आई इफेक्ट कॉन्जुगेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करता है। तो इन सभी चीज़ों का यूज ना हम 12वीं क्लास में चल के बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे एप्लीकेशंस है। तो पहले आप इतना लिखें, फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। चलो आप इतना देख लें। ठीक है जी। तो इतना समझने के बाद अभी भी अगर कोई डाउट होगा ना तो वीडियो आप रिपीट कर लेना, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना, कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि थोड़ा सा गले में बोला ना, थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रही है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, थोड़ा सा गला सूख गया है, पता नहीं क्यों। तो उस वजह से ना वर्ड्स थोड़े से कम निकल रहे हैं, जो आप समझ पा रहे होगा पिछले लेक्चर से। थोड़ा सा है ना थकावट भी है ऐसा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतनी कहानी ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पूरा जो भी था, मतलब कि रेजोनेंस या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट, है ना, उस पर कंप्लीट हम लोग जो भी चर्चा थी सब खत्म हो गई, ठीक। यहाँ से आपके नीट के सवाल या फिर जेईई मेन के सवाल बन जाएंगे, ठीक। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं बता रहे हैं। ये कपड़ा जो है ना जल्दी रफ नहीं कर रहा है, तो आप ये पार्ट स्किप कर लेना, मैं आपसे बातें करने के लिए ये पार्ट रखता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मुझे रेजोनेंस में ये देखना है कि किस तरीके से आरएस की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। मतलब कि मेन पार्ट अपना क्या है, स्टेबिलिटी को लेकर, स्टेबिलिटी कि कौन सा आरएस ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मेरे पास 2 आरएस दिए जाएंगे, ठीक है। तो उन आरएस में कंपेयर करके ये बताना होगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, या फिर उसको आप अरेंज करो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, ठीक है। तो अरेंज करने पर भी बात आती है, ठीक। चलिए, तो हम सर देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ जी, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना उसका पिछली क्लास से कंप्लीट वास्ता है ना। जब पिछली क्लास समझ में आएगी तभी आज की क्लास समझ में आएगी, ठीक। मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है, आपको बता दिया हूँ, इतने से आप काम चला लें। तो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इस पार्ट से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, है ना। देखिए, स्टेबिलिटी 2 टाइप से होती है ना, 2 टाइप से, 2 अलग अलग कंपाउंड दिए हुए, ठीक है। कंपाउंड का मतलब क्या है, 2 अलग अलग सिस्टम्स हैं। दरअसल क्या होता है कि स्टेबिलिटी ना हम किसी इंटरमीडिएट की चेक कर रहे होते हैं, है ना।
कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बोनाइन हो सकता है। तो बेसिकली जब मेरे पास दो अलग अलग सिस्टम्स दिए जाएं, अपनी आसान भाषा में मैं बोलूँ, जब मेरे पास दो अलग अलग कंपाउंड्स हो, ठीक है, जिसमें रेजोनेंस हो सकती है लेकिन दो अलग अलग है ना, मतलब कि इस कंपाउंड के लिए जब हम RS बनाएंगे वगैरह तो मुझे एक रियल हाइब्रिड मिलेगी, है ना, एक रेजोनेंस हाइब्रिड मिलती है, ये बात मुझे पता है। जो दूसरा वाला कंपाउंड है, ठीक है, जब इसके RS वगैरह बनाएंगे तो इससे रिलेटेड एक रियल हाइब्रिड मिलेगी, है ना, जब मेरे पास दो अलग अलग रियल हाइब्रिड है। ठीक, एक तो केस ये होता है, मतलब एक दो कंपाउंड दिए जाएंगे जो कि सेम नहीं होंगे, दो अलग अलग कंपाउंड हैं, इसके RS बनेंगे कई सारे तो एक रियल हाइब्रिड मिलेगी। ठीक, एक दूसरा कंपाउंड जो कि इससे अलग है, इसके कई सारे RS बनेंगे तो इसका एक रियल हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, तब इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम कैसे जज करेंगे, एक तो ये केस होता है। ठीक, ऐसा। दूसरा केस क्या है, एक ही कंपाउंड होगा जिसका ये रियल हाइब्रिड है, मान लीजिए रियल हाइब्रिड है, तो इसके कई सारे RS बनेंगे, डिफरेंट टाइप के RS। ठीक, अब इनमें से किन्हीं दो RS के बीच में मुझे स्टेबिलिटी पूछेगा, है ना, मतलब कि मुझे एक केस तो ये देखना है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में स्टेबिलिटी बताओ जब वो सेम रियल हाइब्रिड की हो, है ना। सर क्या कहना चाहते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे पास दो केसेस हैं, लिख के बता रहा हूँ। एक तो दो अलग अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है, दो अलग अलग सिस्टम्स हैं, यानी कि दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, इनके कई सारे RS बनती हैं जो अभी तक हम बना के चेक किए, तो इससे एक रियल हाइब्रिड मिलेगी। ठीक है, ये अलग वाला कंपाउंड है, तो इससे अलग अलग RS बनेगी तो उसका रियल हाइब्रिड मिलेगा। ठीक, तो पहला केस क्या है कि जब अलग अलग कंपाउंड हो तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में स्टेबिलिटी हम बताओ। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा केस क्या है, एक ही कंपाउंड है, एक ही रियल हाइब्रिड है, तो इसके डिफरेंट RS बनेगी, है ना, RS बनेगी, तो इनके ही दो RS के बीच में आप स्टेबिलिटी बताओ, मतलब कि सेम रियल हाइब्रिड की दो RS के बीच में स्टेबिलिटी और दो डिफरेंट सिस्टम के RS के बीच में स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब बताता हूँ, अगर मेरे पास दो अलग अलग सिस्टम्स हुए, ठीक, तो दरअसल दो तरीके से स्टेबिलिटी होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहला केस क्या है, जब दो अलग अलग सिस्टम्स हो, जैसे कि देखो आप, एक तो थोड़ा सा समय ले लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, परेशान मत होइएगा। ठीक, एक तो बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक, दूसरा आप देखो ज़रा, वही अपना फेवरेट, कौन सा फेवरेट, ठीक है जी, यहीं पर मैं NH2 लगा दूँ। ठीक, NH2 लगा दूँ, तो क्या फ़ायदा हुआ ज़रा आप देखो, NH2 जी। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखो, ये एक अलग सिस्टम है, दिख रहा है, बेंजाइल कार्बोकैटायन, लेकिन इस बेंजाइल कार्बोकैटायन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो दो अलग अलग सिस्टम्स है, दीज आर टू डिफरेंट सिस्टम्स। इसका मतलब सर यहाँ पर हम बोल सकते हैं दीज आर टू डिफरेंट सिस्टम का मतलब दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस केस में ना, जब ऐसा केस हो कि अलग अलग कंपाउंड्स हो, ठीक, तो इस केस में इसके कितने RS बनेंगे उसे मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ RS होगी एंड इसमें कितने नंबर ऑफ RS होंगी। तो जिस स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ RS बनेगी वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। हमने कहीं पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ RS इज़ मोर देन स्टेबिलिटी इज़ हाई। जिसके लिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ RS बनेगी, इसका मतलब कि उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ RS जिसमें ज़्यादा होगी वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। सही है। तो सर कहने का मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हैं कि जब दो अलग अलग सिस्टम होगा ना, तो उन्हें मैं इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नहीं मानूंगा। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि इसका केवल एक ही स्ट्रक्चर यही है और इस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर यही है, मतलब इन कंपाउंड्स को हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं मानते हैं। अगर दो अलग अलग सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं, सर इसकी कितने RS बनेंगी हम बना के चेक करेंगे, इससे रिलेट करके कितने RS बनेंगी बना के देखेंगे हम। जिस केस के लिए नंबर ऑफ RS ज़्यादा हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो ये पहला केस है। तो आप जरा देखो, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन हम पढ़ चुके हैं जिसमें 5 RS बनती है ना। अब पढ़ लिया है आपने, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूँ, है ना, कि क्या भूल चुके हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम पढ़े थे बेंजाइल कार्बोकैटायन तो पॉजिटिव यानी कि डेफिशिएंट सेंटर है, तो इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड का लोकेशन होता है। ऐसे बता दूँ नीचे, चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ, जगह है ना। ठीक है, ऐसे ही। तो क्या होगा सर, यहाँ पर CH2 देखिए, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पाई पाई। ठीक है, फिर से इस तरीके से, तो एक RS और बनेगी। ठीक है, शांति से आप समझते जाएं। पॉजिटिव चार्ज, पाई, क्यों। अब देखो फिर से ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो आप देखो ज़रा, CH2 डबल बॉन्ड, देन अवर, ठीक, पाई पाई। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया ये चीज़। क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रुको भाई जरा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया ना, ऐसे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, देन आप देखो डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे फिर ये चीज़ जो केस है, ये पाई बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देन अवर CH2 प्लस, ठीक है, ये चीज़ पढ़ चुके हैं ये हम पहले। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड है ना मूव करते थे, आपको याद होगा तो ऐसे। ठीक है, तो सर यहाँ से मुझे टोटल 5 RS मिली है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, इस बेंजाइल कार्बोकैटायन से 5 RS, यानी कि जो नंबर ऑफ RS कितने, 5 है। अब ये केस जरा आप देख लें, है ना, ये केस, ये वाला। तो आपको सर पता है कि अगर इस तरीके से कार्बोकैटायन लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझते चले। ठीक है, मैं धीरे बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, धीरे मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूरी आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को बात समझ में आएगी, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, इस वजह से इस पर ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। समझ रहे हो आप, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से बॉन्ड का मूवमेंट होता है। हाँ, ये चीज़। चलिए अब ज़रा आप आगे बढ़ो। हाँ सर, तो आप ज़रा देखिए इसमें, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है। तो आप देखो ज़रा कैसे ब्रेक करूँ, मैं ऐसे ब्रेक कर लूँगा। तो क्या बोलते हैं, जब भी आपको इसमें डाउट हो ना कि मूवमेंट किधर होगा, तो ये डेफिशिएंट सेंटर है तो उधर ही मूवमेंट होगा। ठीक है, तो सर यहाँ से मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, देन अवर पॉजिटिव चार्ज, पाई पाई, एंड यहाँ पर NH2 लोन पेयर। ठीक, अब क्या होगा सर, ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग। ठीक है, ये चीज़। तो देखो आप, NH2 लोन पेयर, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, पाई पाई, डबल बॉन्ड CH2। जो बेंजीन की वजह से चल रहा है वो तो चलेगा ही। नेक्स्ट, ठीक है, अपना यहाँ पे पाई पाई, NH2 पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये चीज़ CH2 सही है। अब देखो आप, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ जी, तो सर बन जाएगा यहाँ से CH2 प्लस, ठीक, NH2। ठीक, मतलब कि जो बेंजाइल कार्बोकैटायन में होता है, बेंजीन के साथ जो रेजोनेंस हो रही है वो तो हो ही रहा है। ठीक, लेकिन एक फ़ायदा हुआ। कौन सा फ़ायदा, ये जो NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप के प्लस M का फ़ायदा, ये अगर इधर से आके बॉन्डिंग कर ले, ठीक है, ये तो फ़ायदा है। ठीक है, इसका फ़ायदा अलग से हो गया। ज़रा आप देखो क्या हो रहा है आज।
ठीक है जी। CH2 देखो आप, पाई पाई थाई, अब देखिए पाई NH2, तो एक RS और बन गई, डिफरेंट RS। ठीक, अब मैं समझाता हूँ आपको। जब ये स्ट्रक्चर था तो सर 5 RS, यहाँ पर देखिए आप 1, ये तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 RS, 6 RS, वही 6 RS। इस प्लस एम का फ़ायदा हो गया, प्लस एम या फिर प्लस R, तो इस प्लस एम का फ़ायदा हो गया। ठीक, हम जानते हैं भी अगर प्लस एम ग्रुप लगाएं तो इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ऐसे बढ़वा दिया। ठीक, तो सर आपने ये बोला कि जब दो अलग अलग सिस्टम्स होंगे तो हम उन्हें इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। इस स्ट्रक्चर से रिलेट करके कितनी RS बनती हैं उस सारी RS को हम लोग चेक करेंगे, बना के नहीं देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये है ना कि दोनों में से स्टेबल कौन है, तो ये तो हम मन में कर सकते हैं ना। मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ। मुझे पता है कि बेंजीन कार्बोकेटायन के 5 RS बनते हैं, ठीक है। और जब भी बेंजीन में क्या होगा, जब इधर पॉजिटिव सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। देखो आप, ऑर्थो पैरा कम हो गया, ठीक, ये बात मुझे पता है। एंड यहाँ पे देखो आप, वैसे ही मैं इसके लिए सारे RS बनाऊंगा, तो मुझे पता है कि इस कार्बोकेटायन की वजह से बेंजीन के रिंग पे 5 RS बनती है, हर ऑर्थो एंड पैरा पे आता है, ठीक। लेकिन NH2 का ना प्लस एम का एक्स्ट्रा एडवांटेज है, NH2 की वजह से प्लस एम का एडवांटेज है, और प्लस एम की वजह से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, और इस प्लस एम की वजह से ही ना एक और RS बना, एक और RS बना, है ना। अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़। तो उसमें 6 RS। तो सर स्टेबिलिटी क्या हो गई, स्टेबिलिटी आप लोग इस वीडियो को ना स्पीड बढ़ाकर देख लेना, ठीक है, ये चीज़। तो स्टेबिलिटी आप देखो ज़रा, स्टेबिलिटी मतलब कि सेकंड वाले की ग्रेटर हो गई फर्स्ट वाले से, है ना। नंबर ऑफ RS ज़्यादा है सेकंड वाले में, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ये चीज़। तो मैं ये बता रहा हूँ कि स्टेबिलिटी 2 तरीके से चेक की जाती है। अगर 2 अलग अलग सिस्टम्स होते हैं तो इन्हें हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं, हम इसकी सारी RS बना के चेक करेंगे, मन में देख लेंगे कितनी RS है और इससे कितने नंबर ऑफ RS है। जिसके लिए नंबर ऑफ RS ज़्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा केस क्या होगा कि सेम रियल हाइब्रिड की अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, ये बात हमें पता है। एक रियल हाइब्रिड है तो इससे रिलेट अलग अलग RS बनती हैं। तो सेम रियल हाइब्रिड की अगर 2 RS को कंपेयर करना हो तो हम इन दोनों को इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम बोलते हैं कि ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या फैक्टर लग रहे हैं वो फैक्टर देखकर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हैं। अब इसके लिए हम दूसरे वाले RS को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। पहले आप इतना नोट कर लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जब सेम रियल हाइब्रिड की स्ट्रक्चर्स हो, RS हो, तब हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। इसमें और भी बातें हो सकती हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर ले।